Guys, how are you? And welcome back here to my social study class 9th. Friends, this is the chapter number first, the French Revolution of history, and the last part of this chapter. Before this part, we have prepared the 8 parts of this chapter. Friends, if you have not seen all those parts, first you should see all the parts to understand the chapter. So guys, next, before this part we have studied about the participants of women in France revolution. बच्चों, इस पार्ट से पहले हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस की महिलाएं थी उन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट्स किया था या नहीं। तो हाँ, उन्होंने किया था। क्यों? क्योंकि बच्चों जो 1791 का आपका संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें वुमेन्स को उन सभी राइट से वंचित किया गया था जो कि मैन को मिले थे। उन्हें कोई भी राइट टू वोट नहीं था, कोई भी फ्रीडम नहीं थी जो कि आपके मैन को मिली थी उनके बराबर। तो इसलिए उन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट्स किया था। और ऐसी ही एक फ्रांस में इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, महिला वुमेन पर्सनैलिटी बच्चों, जिनका नाम था ओलंप डे कूज, जिन्होंने क्रांति में फ्रांस की में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका थी, रोल वो था प्ले किया उन्होंने बच्चों। और जो आपका 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका उन्होंने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उनमें जो उसमें वुमेन्स को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको इक्वलिटी का दर्जा नहीं दिया गया था। इसलिए उन्होंने क्रांति को जारी किया, कुछ क्लब्स बनाए और ऑर्गेनाइजेशन बनाए और मीटिंग्स हेल्ड की। हालांकि लास्ट में उनको फांसी पर हैंग कर दिया गया था। और फिर बच्चों इसके बाद हमने स्लैब सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फ्रांस में दास प्रथा जो थी कि कैसे फ्रांस के जो लोग थे वो दूसरे कंट्रियों में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी कॉलोनीज सेटअप की, दूसरे कंट्रियों पर कब्जा किया, वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया। और बच्चों वहाँ पर उन्होंने अपना जो बिजनेस सेटअप किया था या वहाँ पर प्लांटेशन वगैरह या जो रोज़गार उन्होंने सेटअप किया उसके लिए उनको लेबर्स की ज़रूरत थी। तो वो लेबर बच्चों उन्होंने उन कंट्रियों से लाए, वो लेबर जो कि पावरफुल नहीं थे या जो काफ़ी गरीब थे, जैसे कि आपका इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका वगैरह, वहाँ से वो लेबर ले गए और तब जाकर उन्होंने बागान वगैरह में उस लेबर को लगाया काम पर और फिर चीज़ों को प्रोड्यूस किया और उन चीज़ों को फ्रांस में भिजवाया। हालांकि लास्ट में बच्चों 1848 में फ्रांस से दास सिस्टम को, यानी कि जो आपका स्लेव सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, दास प्रथा को लास्ट में। नाउ नेक्स्ट हियर द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। कैन पॉलिटिक्स चेंजेस दी क्लोथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और दी बुक्स दे रीड। क्या बच्चों जो आपकी पॉलिटिक्स जो है, राजनीति, वो लोगों का पहनावा, जो कपड़े लोग पहनते हैं उसे, और भाषा जो कि वो बोलते हैं, और बुक्स जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हैं उनको बदल सकती है? तो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग तो बदल सकती है, आपके अकॉर्डिंग क्या? आई डोंट नो, तो आप सोचकर बताना। द ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग 1789 in the France saw many such changes in the lives of men, women and children। बच्चों 1789 के आगे वर्ष जो क्रांति के बाद जो आगे के जो वर्ष आए फ्रांस में, वहाँ पर मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की लाइफ में काफ़ी परिवर्तन या चेंजेस आया। 1789 की क्रांति के बाद लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice। और बच्चों फ्रांस की क्रांतिकारी गवर्नमेंट ने एक नया कानून जो था वो पास किया और वो कानून बच्चों
इक्वलिटी और लिबर्टी के आदर्श पर आधारित था और वो उन आदर्शों को लोगों के रोज की लाइफ में उतारना चाहते थे ताकि जो लोग हैं वो अच्छे रास्ते पर चल सकें, फ्रांस की गवर्नमेंट। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का कानून जो था वो पास किया था। नेक्स्ट बच्चों, वन इम्पोर्टेंट लॉ डेट केम इनटू effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। बच्चों, और बस्टाइल जो फोर्ट था उसके नष्ट होने के बाद 1789 की गर्मियों में एक नया तरह का जो कानून था वो पास हुआ, लागू हुआ। वो था बच्चों सेंसरशिप की समाप्ति। यानी कि बच्चों सेंसरशिप मतलब उस समय बच्चों प्रेस पर राजा का कंट्रोल होता था। यानी कि कोई भी खबर आपको पब्लिश करनी है, किसी पब्लिशर्स के द्वारा छापनी है, प्रिंट करनी है, तो पहले उस न्यूज़ को पब्लिश करने से पहले, प्रिंट करने से पहले जो पब्लिशर था उसे राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उनको हर तरह की जो न्यूज़ थी वो छापने का राइट नहीं था पब्लिशर्स को। यही आपका सेंसरशिप कंट्रोल कहलाता था। तो बच्चों बाद में जब वहाँ 1789 की क्रांति हुई तो क्रांति के बाद जो प्रेस पर कंट्रोल था उसे समाप्त करना पड़ा। दी old regime, all written materials and cultural activity, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king। बच्चों पुराने राजतंत्र में आपके जितने भी मतलब लिखित सामग्री थी और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले, ये जो सारे पब्लिश किए जाते थे वो तभी पब्लिश हो सकते थे जब राजा उनको छापने की परमिशन देता था, या उनको जो जितने भी पब्लिशर्स थे उन्हें परमिशन मिल जाती थी राजा को दिखाने के बाद कि हाँ वो इस चीज़ को छाप सकते हैं, तभी वो उनको प्रिंट करते थे, अदरवाइज़ नहीं। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन टू बी आर नेचुरल राइट। लेकिन बाद में बच्चों जो मैन थे और जो नागरिक थे उनको कुछ राइट्स जो थे वो मिल गए थे और उन राइट्स के परिणाम स्वरूप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी अब वो प्राकृतिक स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। यानी कि अब जो प्रेस पर कंट्रोल था वो समाप्त हो गया था, किसी चीज़ पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी को फ्रीडम मिल गई थी। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। लेकिन बच्चों फिर बाद में जो प्रेस थी उस पर से जब कंट्रोल हट गया तो बहुत सारे न्यूज़पेपर, प्रचार पत्रिका, बुक्स और जो आपकी प्रिंटिंग्स, पिक्चर्स थी वो बहुत अधिक मात्रा में छपने लगी और फ्रांस में इन सभी चीज़ों की एक बाढ़ सी आ गई। और फिर छपने के बाद ये सारी चीज़ें आपकी गांव वगैरह में भी काफ़ी तेज़ गति से फैलने लगी, मतलब मीडिया। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और इन सभी पत्रिकाओं में, इन सभी न्यूज़पेपर्स में बच्चों उस समय फ्रांस में जो घटनाएं, इवेंट्स घट रही थी उनके बारे में चर्चा होती थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन्ड डैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्लेड। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये था बच्चों कि कोई विचार जो कि आपको पसंद नहीं है या आप उसके अपोजिट हैं तो आप उस पर भी अपने विचारों को प्रिंट कर सकते हैं। आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे ना छापें, अब छाप सकते थे। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रेस थी उस पर से कंट्रोल हट गया था। कोई भी बात जो कि आपको ठीक नहीं लग रही है या आप उसके अपोजिट हैं। ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print। और प्रिंट के माध्यम से बच्चों जो लोग थे वो एक दूसरों को आपस में मतलब
एक दूसरे को अपने विचारों से सहमत करने लगे या विचारों से एक दूसरे को राज़ी करने लगे। प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और बच्चों, उस समय आपके नाटक और जो सॉन्ग थे, गाने, और जो उस सब के आपके जुलूस वगैरह थे वो हेल्ड होते थे और उनमें जो साधारण लोग थे वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दिस वॉज वन वे दैट कुड grasp and identify with ideas such as liberty and justice that political philosopher wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read। और ये एक रास्ता था बच्चों, मतलब सभी चीज़ों में जो लोग भाग ले रहे थे वो एक ऐसा तरीका था जिससे बच्चों वो लिबर्टी और जस्टिस के विचार को पहचान सकें, वो विचार जो कि आपके राजनीतिक फिलोसफर द्वारा लिखे गए थे। और ये जो विचार थे बच्चों, उनको सिर्फ सभी लोग नहीं पढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि किताबों को पढ़ना तो सिर्फ शिक्षितों के लिए ही संभव था। तो जो लोग थे वो क्रांति में पार्टिसिपेशन कैसे करते थे? प्लेस के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, बुक्स वगैरह के थ्रू अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे क्योंकि पढ़े लिखे बहुत ही कम लोग थे। नेक्स्ट बच्चों, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में बच्चों 1804 में जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट था उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। और बच्चों, उसने यूरोप के दूसरे जो कंट्रीज़ थे उनको जीतना शुरू कर दिया और जो पुराने राजवंश थे उनको हटा दिया और नए राज्य जो थे वो सेटअप किए और उन राज्य पर अपने मतलब जो खुद की फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको बैठा दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर्स ऑफ यूरोप। बच्चों, यूरोप जो नेपोलियन था उसने अपने आप को यूरोप के आधुनिक कर्ता के रूप में देखा। मतलब उसने यूरोप को एक नया रूप देने की कोशिश की। मतलब सारा जो सिस्टम उसने चलाया वो नई तरीके का था, पुराना कोई भी सिस्टम उसने फॉलो नहीं किया। तो आधुनिकरण देने की कोशिश की यूरोप को। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और बच्चों, उसने बहुत सारे जो थे नए कानून बनाए, जैसे कि उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा जो थी, सुरक्षा करने का जो एक नया कानून जो था वो पारित किया और नाप और तोल की एक नई व्यवस्था जो कि आपकी डेसिमल सिस्टम पर आधारित थी, एक समान न्याय व्यवस्था को उसने लागू किया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर दी पीपल। प्रारंभ में शुरू में बच्चों लोगों को लगा कि जो नेपोलियन है वो एक मुक्तिदाता है जो कि लोगों को मतलब लोगों के लिए फ्रीडम लेकर आया है। बट सून दी नेपोलियनिक आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बच्चों जल्दी ही उसकी जो सेनाएं थीं वो लोगों पर हमला करने लगी हर जगह पर। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850। और अंत में 4 कंट्रियों के द्वारा, फ्रांसा वगैरह और रसिया वगैरह, ब्रिटेन वगैरह के द्वारा वाटरलू के युद्ध में जो कि 1859 में हुआ था उसको डिफीट कर दिया गया, हरा दिया गया नेपोलियन को। मैनी ऑफ हिज मेजर डेट कैरीड द रिवॉल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ to other parts of Europe had an impact on the people long after the Napoleon had left। और बच्चों बहुत सारे तरीके जो कि आपके नेपोलियन द्वारा
अपनाए गए थे लिबर्टी और मॉडर्नाइजेशन का तरीका, उसको यूरोप के अदर कंट्रियों में फॉलो किया गया। यानी कि जो सिस्टम जो कि आपका नेपोलियन द्वारा अपनाया गया था, उसकी कॉपी अदर कंट्रियों ने की। उसकी मतलब उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी बाद उभर कर सामने आया। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. लिबर्टी, स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक जो राइट था बच्चों का विचार जो था, वो फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण विचार था, एक महत्वपूर्ण विरासत में मिला हुआ विचार था। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system were abolished. और ये विचार बच्चों 19th सेंचुरी में फ्रांस से निकलकर यूरोप की बाकी जगहों पर फैला और इसी कारण और कंट्रियों से फ्यूडल सिस्टम जो था वो फिनिश हुआ। कॉलोनाइज्ड पीपल reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereignty nation state. और बच्चों वो कंट्री जो कि अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे, अब उन्होंने फ्रीडम के जो रास्ता था उसको अपनाना शुरू कर दिया, अपना मतलब खुद को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने जो दास सिस्टम था और दासों ने किस तरह से मुक्ति पाई कॉलोनाइज रूल से, उस सिस्टम का उन्होंने सहारा लिया। टीपू सुल्तान एंड राममोहन राय are the two examples of individual who responded to the ideas coming from revolutionary France. बच्चों टीपू सुल्तान और जो राजा राममोहन राय जो थे, वो फ्रांसीसी क्रांति के विचार से मतलब प्रेरणा लेने वाले दो मुख्य एग्जाम्पल थे। बच्चों नाउ योर चैप्टर इज़ completed and you have to prepare the short note of this chapter and also learn all notes. After some time I will take your test. So thank you friends.